दोस्तों संडे कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। और इस सप्ताह जो कमेंट्स हमको प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं गन्ने की फसल से संबंधित। तो हम बारी बारी से एक एक कमेंट लेंगे और उनका जवाब देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जागन सिंह और आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला जो कमेंट हमें प्राप्त हुआ है वो है हमारे प्रिंस यादव। ये हमारे नियमित व्यूअर्स हैं और ये हमारे लगभग हर वीडियो को देखते हैं और इनके काफ़ी कमेंट हमको प्राप्त होते हैं। तो आज इनका जो क्वेश्चन है वो है, सर क्या हम जिंक को यूरिया में मिलाकर डाल सकते हैं? 1 एकड़ में मोनो 33% कितनी डालनी होगी? तो यादव जी और इसके साथ साथ जितने हमारे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, हम सबको बताना चाहते हैं कि आप यूरिया में मिलाकर जिंक को डाल सकते हैं और आप इसको जो डालेंगे वो आप 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गन्ने में डाल सकते हैं। इसका पूरा लाभ मिलता है। और दोस्तों इसके बाद हम दूसरा कमेंट लेते हैं। ये है अभय सैनी, गन्ने में सिलिकॉन के उपयोग के बारे में वीडियो बनाइए। तो अभय जी और दूसरे जो हमारे सारे व्यूअर्स हैं जो सब वीडियो देख रहे हैं, हम सबको बताना चाहते हैं कि हमने जो जितने पोषक तत्व हैं और जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं सबके बारे में बारी बारी से वीडियो बनाए हैं। हमने सबकी श्रृंखला शुरू की है और सबके वीडियो बना दिए हैं। और जो इन्होंने कहा है कि सिलिकॉन के बारे में वीडियो बनाइए, तो सिलिकॉन के बारे में वीडियो तैयार है, वो आपको कल मिलेगा। और सारे जो पोषक तत्व हैं और जितने सूक्ष्म तत्व हैं सबके बारे में वीडियो हैं। चाहे आपका दोस्तों जैसा कि सब जानते हैं कि जो हमारे जो सबसे पहले जो पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनको हमें डालने की आवश्यकता नहीं होती, ये वायुमंडल से और जल से प्राप्त होते हैं। और इनके बाद जो होते हैं जो हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये हमको ज़मीन में डालने पड़ते हैं। जिस पोषक तत्व की जितनी कमी हो जाती है वो हमको सब डालने पड़ते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो द्वितीय पोषक तत्व आते हैं वो होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र। और दोस्तों इन सब के बारे में हम वीडियो डाल चुके हैं। और इसके बाद जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं जैसे कि आपका फेरस यानी कि आयरन, और आपका जिंक, कॉपर, बोरॉन, मैंगनीज, क्लोरीन और मोलिब्डेनम। उसके बाद आता है सिलिकॉन। जैसा कि हमने बताया सिलिकॉन के बारे में जो वीडियो मिलेगा वो आपको कल मिलेगा। हमने पूरी श्रृंखला समाप्त लगभग कर दी है, एक रह गया है जो वीडियो आपको कल मिल जाएगा। इसके बाद जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका कमेंट है, हम लेते हैं। इंद्र कुमार, सर क्या फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट दोनों एक ही चीज़ हैं या अलग अलग? तो इंद्र कुमार जी और इनके साथ साथ सबको हम बताना चाहते हैं कि फेरस सल्फेट अलग चीज़ है और मैग्नीशियम सल्फेट अलग चीज़ है। और हमको आपको ये बताना चाहते हैं कि इनकी आप देख के ही पहचान कर सकते हैं। जो फेरस सल्फेट होता है वो ग्रीन यानी कि हरे कलर का होता है और मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो वाइट यानी कि सफ़ेद कलर का होता है। इसे आप बाहर से ही देख के आसानी से पहचान सकते हैं। इसके बाद जो हमारा जो कमेंट्स है वो हैं हमारे व्यूअर्स हैं राहुल चौधरी। ये कह रहे हैं कि चिट्टी की दवाई कौन सी है? जो हमारे गन्ने में लाल चिट्टी आती है, जिसे लाल चींटी बोलते हैं, लाल चिट्टा बोलते हैं, वो आती है, उसके लिए बेनफेंथ्रीन एक अच्छी दवा है। इसको आप 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं और आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। यदि आपको ये नहीं मिलती है तो आप एक दवाई आती है कुदरत के नाम से, उसको प्रयोग कर सकते हैं 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और यदि ये नहीं मिले तो जो क्लोरोसाइपर आता है, क्लोरोपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5%, इससे भी अच्छे खासे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो दोस्तों आपको जो भी दवाई मिले आप प्रयोग करके अपनी फसल को इस चिट्टी से बचा सकते हैं। और इसके बाद हम अगला कमेंट्स लेते हैं। ये हैं लहरी चाहल, सर कनक के साथ बिजाई की थी, अभी गन्ना निकलने लगा है, 1 फीट का हो गया है, इथिफोन का
उपयोग अभी करूं या बाद में। बाकी आपके सुझाव अब तक तो बढ़िया रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी बढ़िया रहेंगे प्लीज़। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे दोस्त ने बताया कि कनक के साथ गन्ना लगा है, तो कनक से आज से हमारे दोस्त का जहाँ तक उम्मीद है गेहूं से ही होगा। तो गेहूं की फसल में जो गन्ना लगता है और वो गेहूं हमारा कट गया है, तो उसमें जो हमारे कल्ले निकलते हैं वो कम निकलते हैं, क्योंकि जो गन्ने की जो फसल होती है वो गेहूं से थोड़ा दब जाती है, तो उसमें कल्ले कम निकलते हैं स्टार्टिंग में। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने इसकी अच्छी तरह जुताई खुदाई कर दी है साफ करके, तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं या ड्रिंचिंग कर सकते हैं। यदि आप जड़ों में डालें तो आपको ये ज़्यादा डोज डालनी पड़ेगी, और यदि आप स्प्रे करते हैं तो इसकी कम डोज में काम चल जाता है। इसके बाद अगला कमेंट लेते हैं हम विनोद कुमार। सर, सल्फर के साथ यूरिया और पोटास पहले सिंचाई में डाल सकते हैं? प्रति एकड़ कितना डालें प्लीज़? सल्फर के साथ यूरिया और पोटास। तो दोस्तों, यदि आपने पोटास बुवाई के समय डाली तो आप इसके साथ डाल सकते हैं। सल्फर के साथ यूरिया और पोटास आप डाल सकते हैं, क्योंकि यूरिया तो ज़रूर डालना चाहिए, और यदि आपने सल्फ़र नहीं डाला है तो सल्फ़र भी डाल सकते हैं। इन्हीं का ये अगला क्वेश्चन है, सर जी सल्फ़र WG के साथ यूरिया पहले सिंचाई में डाल सकते हैं? प्रति एकड़ डालें यूरिया सल्फ़र। तो ये कहना चाहते हैं कि सल्फ़र के साथ यूरिया पहले सिंचाई में डाल सकते हैं। दोस्तों अवश्य डाल सकते हैं। यदि आपने सल्फ़र बुवाई के समय नहीं डाला है तब तो आप दोनों डाल सकते हैं। तो 5 किलो आप प्रति एकड़ के हिसाब से लीजिए सल्फर WDG, जो 80% और 90% के रूप में आता है। तो आप इसे 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लीजिए, और 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लीजिए। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यूरिया हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना चाहिए। आप 30 किलो चाहे 2 बार में डाल दें, लेकिन एक बार में ज़्यादा मात्रा नहीं लें, क्योंकि ज़्यादा यूरिया डालने से जो हमारी क्रॉप है तुरंत बढ़ना शुरू कर देती है, और पौधा कमज़ोर रह जाता है और ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम होता है, जिसमें कीड़े और फंगस वाली बीमारी लगने की जो आशंका रहती है वो ज़्यादा रहती है। इससे जो अगले व्यूअर्स हैं हमारे कुलविंदर सिंह, सर इतना न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे कैसे करें, कौन से प्रोडक्ट से पूर्ति करें? तो दोस्तों, जितने हमने ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताए, ये आपको ज़रूरी नहीं कि आपको सारे डालने हैं। जिस पोषक तत्व के साथ यदि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, चाहे आपने मिट्टी की जांच कराई है या आप पत्तियां देखकर आप पहचान करते हैं बाद में, तो जिसकी भी आवश्यकता हो उसे ही डाल दें। बहुत कंपनियों के आते हैं आपके, और ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। कुछ अलग अलग मिलते हैं, कुछ मिक्स के रूप में मिल जाते हैं। जैसा भी आप समझें, जिसकी आवश्यकता हो आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगला कमेंट है, हमारे व्यूअर्स हैं न्यू वीडियो, स्प्रे पत्तियों पर करना है या ड्रेंचिंग करनी है? तो ये पूछ रहे हैं जिब्रेलिक एसिड के बारे में। जिब्रेलिक एसिड का जो हमारा वीडियो है उसके बारे में ये पूछ रहे हैं कि इसमें ड्रेंचिंग करनी है, पत्तियों पर स्प्रे करना है। तो दोस्तों, आप पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं और जड़ों में भी आप ये लगा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है जो पत्तियों पर जो आप स्प्रे करेंगे उसमें आधी डोज में काम चल जाएगा, जबकि अगर नीचे डालते हैं, ड्रेंचिंग करते हैं, तो आपको डबल डोज डालनी पड़ेगी। अगले जो व्यूअर्स हैं हमारे वो हैं अजय शुक्ला, मुझे कोई अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताइए। तो दोस्तों, हाँ, अजय शुक्ला के साथ साथ ये हमारे शुक्ला जी हैं, इनके साथ हम दूसरे जो हमारे व्यूअर्स हैं वीडियो देख रहे हैं सबको बताना चाहते हैं कि ये जो इन्होंने पूछा कि मुझे अच्छी कंपनी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताइए। तो मार्केट में काफ़ी अच्छी कंपनियाँ हैं, मैं नाम चलो बता ही देता हूँ। जैसे आपका मल्टीप्लेक्स है, एरीज है, और एक ट्राई गोल्ड भी अच्छा ब्रांड है। इनके में आप कोई भी ले सकते हैं। आजकल ये और अच्छी कंपनियां हैं, दयाल है, और भी कई कंपनियां हैं जो अच्छी कंपनियां हैं, प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, उनके आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेकर यूज कर सकते हैं। अगले जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हैं मोहित धीमान, सर एक 16 लीटर के टैंक में दारू कितनी पड़ेगी, और पैडी गन्ने में भी उससे
कर सकते हैं क्या प्लीज़। तो दोस्तों इन्होंने जो मालूम करा है कि एक टंकी में कितनी दारू पड़ेगी, तो ये पूछ रहे हैं जिब्रेलिक एसिड के बारे में। जैसे हमारे लोगों में धारणा है कि इसमें दारू मिलानी पड़ेगी। तो दोस्तों जो जिब्रेलिक एसिड आता है, अगर लिक्विड आता है तो उसमें आपको ये अल्कोहल मिलाना नहीं पड़ेगा, और जो सूखा आता है, यानी 1 ग्राम की जो डिब्बी आती है, जो पाउडर आता है, शुद्ध टेक्निकल आता है, उसमें आपको अल्कोहल मिलाना पड़ेगा। और ये कुछ लोग पूछते हैं देसी मिलानी है या इंग्लिश मिलानी है, इसकी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अल्कोहल होना चाहिए, कोई सी भी हो, तो आप केवल 50 ml पर्याप्त होती है, और उसमें ये घोलने के लिए आवश्यक होती है। ये नहीं है कि आपके इस खेत में जैसे दारू काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स कहते हैं कि इंग्लिश लगाइए, ये लगाइए, मैंने भी सुना है, देखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अल्कोहल घोलने के लिए होता है, ना कि कोई रिजल्ट बढ़ाने के लिए या लेने के लिए। दोस्तों इसके बाद जो अगले हमारे व्यूअर्स हैं, इनका कमेंट आया है, सर जानवरों ने मेरा गन्ना चर लिया है, गन्ने की लंबाई बढ़ाने के लिए डालें प्लीज़। और जवाब भी खुद दे रहे हैं, सर सागरिका दानेदार डालें या लिक्विड में, जो अच्छी होती है उसको बताएं। तो विनोद कुमार जी और सबको हम बताना चाहते हैं कि इनकी जो फसल है वो जानवरों ने चल ली है। अब ये इन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि कितनी चल रही है। कभी कभी होता है जानवर ऊपर से थोड़ी थोड़ी चल लेते हैं, तो आप उसमें स्प्रे भी कर सकते हैं। यदि फसल ज़्यादा चल रही है तो आप जो सागरिका आपने लिखी है, तो आप सागरिका डाल सकते हैं। सागरिका आप 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया मिलाकर डालकर सिंचाई करते हैं, तो आपकी जो फसल होगी अच्छी होगी। और जैसा हमने आपको जिब्रेलिक एसिड के बारे में बताया, तो आप इसमें जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि फसल आपकी थोड़ी नुकसान है तो आप स्प्रे कीजिए, और ज़्यादा नुकसान है, जड़ रही हैं, तो आप नीचे ड्रिंचिंग भी कीजिए, जड़ों में डालिए, तो आपकी जो फसल है पुनः अच्छी हो जाएगी। इसके अगले व्यूअर्स हैं हमारे, इनका कमेंट है, ये हैं मोहित धीमान जी। तो ये कह रहे हैं कार्बेंडाजिम यूज नहीं कर सकते क्या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के स्थान पर। तो ये कहना चाह रहे हैं पोका बोइंग के बारे में। जैसे हमने पोका बोइंग बताया कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि इसके स्थान पर हम कार्बेंडाजिम यूज कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं कार्बेंडाजिम, और अगर आप चाहें तो उससे भी अच्छा आप कार्बेंडाजिम लें, या इसमें आप मैनकोजेब मिला लें, या कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का मिक्सचर आता है उसको यूज करें। तो दोस्तों इसका जो अच्छा फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो कार्बेंडाजिम होती है वो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड नहीं होती, वो सिस्टेमिक फंजीसाइड होती है, और जो मैनकोजेब होता है वो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होता है। जब कार्बेंडाजिम आप स्प्रे करेंगे तो आपको करीब 5-6 दिन बाद आपको रिजल्ट दिखाई देंगे, जबकि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड यानी कि कार्बेंडाजिम के साथ आप मैनकोजेब मिला देंगे या मिला हुआ लेंगे तो उसके रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस कमेंट बॉक्स को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।